पोर्टफोलियो तो हम बना लेते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड्स रखने हैं, कितना डेट और इक्विटी में कितना पैसा लगाना है, कब फंड बदलना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कमाने हैं, इन सबके लिए ज़रूरी है निवेश की सही समझ। तो योर मनी में हम देते हैं आपको वो हर ज़रूरी जानकारी जो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हो। आज भी हम एक ऐसी ही कोशिश लेकर हाजिर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज मेरे साथ हैं मनी मैटर्स के डिप्टी सीईओ उदय धूत साहब। उदय, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, अपने कॉलर्स को लेने की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर हैं अमोल विजय साहब, गुड़गांव से फोन कर रहे हैं। अमोल, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी। I have already sent you one mails. My all details are there. So I just want to check these funds are okay. ओके, चलिए हम आपके मेल के हिसाब से भी अगर देखें तो आपका पोर्टफोलियो पहले देख लेते हैं। आपका प्रोफाइल 36 साल आपकी उम्र है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से आपका प्रोफाइल सामने आए, क्योंकि प्रोफाइल से बहुत कुछ निर्भर होता है कि आपकी प्लानिंग कितनी सही है। जैसा हमने कहा 36 साल की आपकी उम्र है। यहाँ आपकी एक 3.5 साल की बेटी भी है और बेटे की उम्र 7.5 साल है। 4 लोगों का परिवार है यहाँ आपका और आप क्वाइट यंग हैं। अब आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर देख लेते हैं। काफ़ी कुछ आपके पास है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी कीलेस फंड आपके पास है। BNP पारिबा टैक्स सेवर में आप निवेश कर रहे हैं। ICICI प्रू डायनामिक फंड आपके पास है और ICICI प्रू टॉप 200 में भी आपका निवेश है। उसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल टॉप 100, BSL इंफ्रालाइन इक्विटी, LIC मनी बैक प्लान भी है। PPF में भी आप निवेश करते हैं और यहाँ पर HDFC टैक्स सेवर में कुल 4 लाख का निवेश आपने किया है। तो अब इस SIP में अब लेकिन आपने SIP बंद कर दी, तो क्या इस फंड में आपको बने रहना चाहिए? कुल मिला के आपका पोर्टफोलियो सामने है। यहाँ पर हमने आपका ये भी देखा कि किस तरह का आपके रिक्वायरमेंट्स है, क्या अभी आपका परिवार किस स्टेज पर है, बच्चे अभी छोटे हैं और 4 लोग हैं कुल मिला के। तो यहाँ पर आपके जो लक्ष्य हैं उन पे भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए आप 12 से 15 साल में 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके कुछ और वित्तीय लक्ष्य भी हैं। तो क्या हम आपसे अमोल पूछ सकते हैं कि आपकी आय इस समय कितनी, अगर आप बताना चाहें? अराउंड 40 लाख पर एनम, राइट? Yes. चलिए, तो 40 लाख रुपए सालाना कमा लेते हैं यहाँ पर और लक्ष्य हमने सामने रखे। यहाँ पर 5 करोड़ रुपए बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए इन्हें चाहिए। दूसरा तो सारी चीजें यहाँ पर सामने हैं। 40 लाख रुपए सालाना तक कमा भी रहे हैं यहाँ पर अमोल। इनका पोर्टफोलियो भी हमने बता दिया, काफी निवेश है इनका। PPF में भी ये निवेश करते हैं। तो अब जो लक्ष्य है इनका, उसको पाने के लिए क्या इनका निवेश सही है, पर्याप्त है और सही दिशा में जा रहा है, या किसी यहाँ पर फेरबदल की जरूरत है? देखिए, जब भी हम किसी क्लाइंट का फाइनेंशियल प्लान देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि वो इंश्योरेंस जो उनकी है वो सही से हुई नहीं हुई है। इसका कारण ये है कि अगर आपकी इंश्योरेंस सही नहीं है तो आप चाहे कितना भी सेविंग्स करो, आप अपने आप को एक बहुत रिस्क को जो है, अलग अलग तरीके के रिस्क जो है उसको आप ओपन रख रहे हो। तो मैं एक एक करके देखूंगा और फिर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आऊँगा। सबसे पहली चीज़, इनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, अभी इनके पास में 5 लाख का एक फैमिली कवर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेडिकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और नई नई तरह की जो भी बीमारियां हैं, वो काफ़ी बीमारियां, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, काफ़ी फैल रही हैं। तो उन्हें रेकमेंड करूंगा कि अपना सम एश्योर्ड जो है वो इंक्रीज़ करें। एक कम प्रीमियम दे के सम एश्योर्ड इंक्रीज़ करने का एक तरीका है कि जो भी उनकी अभी रेगुलर पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखें, उसके ऊपर एक टॉपअप पॉलिसी वो ले लें। जो टॉपअप पॉलिसी में एक डिडक्टेबल अमाउंट होगा, उससे क्या है कि उनकी जो ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस है वो कवर बढ़ जाएगी, जिसका खर्चा मेरे ख्याल से 7 से 7.5 हज़ार रुपये पूरी फैमिली के लिए इनका आएगा और इनका जो कवर है वो बिल्कुल डबल हो जाएगा। उसके अलावा अभी इनके पास में कोई भी तरह की लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी एक रिस्क है इनके फाइनेंशियल प्लान्स के लिए, इनके गोल्स के लिए। मेरी जो समझ है, इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं ताकि अगर घर में जो भी कमाने वाले हैं उनको कुछ अगर हो जाए तो घर के जो भी डिपेंडेंट्स हैं वो सुरक्षित हों, एटलीस्ट फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हों। तो मैं नॉर्मली कभी भी जब किसी निवेशक से बात करता हूं तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि आप इंश्योरेंस को 3 अलग अलग बकेट्स में देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपने कोई भी तरह की लायबिलिटी ली है, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, साथ ही साथ एक इंश्योरेंस कवर लें, टर्म इंश्योरेंस लें। समझ लीजिए अगर मैंने 35 लाख का होम लोन लिया तो उन्हें सजेस्ट करूंगा कि 35 लाख की वो एक टर्म इंश्योरेंस ले ले, सेम टर्म के लिए, ताकि अगर आपको कभी कुछ हो जाए तो जो भी टर्म इंश्योरेंस का जो पैसा है वो आपकी फैमिली वालों को मिल जाए और जो लोन जो है वो कभी भी आपके डिपेंडेंट पर ना है। दूसरी चीज़ उनको जो देखने की ज़रूरत है कि
उनकी जो कमाई और घर के जो खर्चे हैं उसके हिसाब से एक एक्सपेंस प्रोटेक्शन उनके पास में होना चाहिए। तो अभी ये बिल्कुल भी इनके पास में इंश्योरेंस नहीं है, तो इन्हें सजेस्ट करूंगा कम से कम 1-1.5 करोड़ से ये स्टार्ट करें। और टर्म इंश्योरेंस लेने में खर्चा कोई ज़्यादा खास आता नहीं है, 15 से 16 हज़ार रुपये में आपकी एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी 1 करोड़ तक की बन जाएगी। एक बार अगर हम इंश्योरेंस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो हमें पता है कि कोई भी तरह की रिस्क जो है हमने अपने आप को अवॉइड कर दिया। फिर हमारे पास में जो भी सेविंग्स बचती है हम उनको निवेश के हिसाब से लगा सकते हैं, ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां हमें बेहतर रिटर्न मिले। इन्होंने अपने गोल्स बताए हैं, प्राइमरली 5 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए आने वाले 15-1 साल में। अभी ये लगभग 30 से 35 हज़ार रुपया महीने के इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर अगर इन्हें 5 करोड़ का टारगेट पूरा करना है तो इनको कम से कम 70,000 से लेके 1 लाख तक की मंथली सेविंग्स करनी पड़ेगी, तभी वो 12-13% की रिटर्न में एक जो है वो 5 करोड़ का अपना कॉर्पस तैयार कर पाएंगे। इसमें 2-3 चीज़ें और है जो इनके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, मेरे ख्याल से वो अच्छे फंड्स हैं। कुछ वो ज़्यादातर लार्ज कैप फंड्स हैं, उन्हें रेकमेंड करूँगा कि वो PPFAS लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड की तरफ देखिए, जिसमें थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको मिलता है। और मेरे इमर्जिंग एसेट ब्लू चिप फंड की तरफ देखें जो कि एक मिड कैप एक्सपोजर है, तो ताकि उनका बैलेंस जो है फंड थोड़ा और इक्विटी एक्सपोजर भी अच्छा हो जाए। इसके अलावा जो इनका HDFC टैक्स सेवर में 4 लाख रुपया है, अगर वो लॉक इन पीरियड से बाहर हो गया है तो जो उनके एग्जिस्टिंग फंड्स है और जो हमने नए फंड्स बताए हैं उसी के हिसाब से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि उनका जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाए। एक फाइनल चीज़, इन्होंने जो एक हमें ब्रेकअप नहीं दिया है, कहा है कि 5 करोड़ रुपए इन्हें रिटायरमेंट और बच्चे के लिए चाहिए होगा। रिटायरमेंट के गोल के लिए आपको कोई तरह की इंश्योरेंस नहीं चाहिए, बट बच्चों का जो गोल है उसके लिए आपको इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के गोल कुछ ऐसे होते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो शादी हो, आप हो या ना हो वो गोल तो मिलने चाहिए। तो आपको वहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा एडिशनल जो भी 2 करोड़ 1 करोड़ का आप टर्म कवर लें, जो भी वो गोल्स हैं उन गोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओवरऑल इन चीज़ पे ध्यान दें तो मेरे ख्याल से वो अपने जो भी गोल्स हैं उनकी तरफ सही तरीके से पहुँच सकते हैं। राइट, तो अमोल, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो जैसा यहाँ पर पूछ रहे हैं धूत साहब कि आपने ब्रेकअप नहीं दिया है, तो फिर ब्रेकअप भी आप चाहें तो यहाँ बता सकते हैं। और कोई और बात आपको लगती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई, यहाँ पर धूत साहब ने आपको कुछ और बात जो आपको लगती है इन सारी बातों के बाद भी आपके मन में अभी है कि इसका क्या करूँ? जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि 30-35,000 मंथली नहीं है। अगर आप PPF देखेंगे तो इट इज अराउंड 1.5 लाख रुपीज एनुअली प्लस 30,000 मंथली, तो दैट गोज टू अराउंड 5.5 पर एनम। जी। तो आई मीन इन्वेस्टिंग दिस मच अमाउंट, क्या मैं अपना वो गोल अचीव कर सकता हूँ? राइट, दूसरा जैसा इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, आपको लगता है कि ये गोल अचीव हो पाएगा इससे? नहीं, जैसा कि मैंने कहा, मैंने मतलब आने वाले 15-20 साल के हिसाब से 12% से लेके अगर 15% तक की भी रिटर्न लूँ, 15% मेरे ख्याल से काफ़ी हाई रिटर्न है। वो 100% इक्विटी एक्सपोजर आपको चाहिए होगा, तो मेरे ख्याल से कम 7.5 लाख से 10 लाख तक की तो इनको निवेश जरूरी होगी। बट मैं उन्हें यही कहूँगा, अभी निराश मत होइए। आप अभी जितना सेव कर सकते हैं रेगुलरली मंथली उतना सेव कीजिए, अपने गोल्स को वैसे ही रहने दीजिए, और जैसे जैसे आपकी रकम बढ़ती जाए, आपकी कमाई बढ़ती जाए, आप अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ करें। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अमोल साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा कि सेविंग्स आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट सेविंग्स करने से पहले अपनी बराबर इंश्योरेंस बनाएं, क्योंकि 1 साल में आप 5 लाख 10 लाख भी सेव कर पाओगे, 2 साल में 3 साल में आप 20 लाख तक सेव कर पाओगे, पर खुदा ना खासा आपको अगर कुछ हो जाए तो आपके घर वाले जो हैं उनको कहाँ से वो कमाई का जो एक वो है वो तरीका आएगा। तो मेरे ख्याल से आप सबसे पहले इंश्योरेंस पे ध्यान दें, उसको कवर अप करें, फिर जो भी सेविंग्स बचती है उनको आप मंथली के हिसाब से करते जाएं। राइट, तो यहाँ पर अब हम उम्मीद करेंगे अमोल की आपकी जो क्वेरी है उसका पूरी तरीके से यहाँ पर आपको एक संतुष्टि पर जवाब मिल गया होगा, और एक डायरेक्शन अब आपको मिल रही होगी कि किस तरीके से आपको अपने लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ना है। और यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी गोल्ड ETF में क्या करें नया निवेश और कैसे खरीदे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, ये सब कुछ चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
प्योर मनी में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम दे रहे हैं आपके निवेश पर सटीक सलाह। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे मेहमान उदय धूत साहब। और अब एक ईमेल हमारे पास छत्तीसगढ़ से आया है, कुणाल सिंह साहब ने भेजा है और वो काफ़ी सारी बातें पूछना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ उनका प्रोफाइल देख लेते हैं। 31 साल के अभी हैं वो, पत्नी है उनके घर में और एक 3 महीने की बेटी है। जहाँ तक बात है सैलरी की, कमाई की, तो 3 लाख रुपये सालाना यानी करीब 25,000 रुपये महीना वो कमा लेते हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि लक्ष्य क्या रखे उन्होंने अपने लिए। तो उनके लक्ष्य और जिम्मेदारियां हैं वो भी देख लेते हैं। 3 साल बाद बच्चे के स्कूल में दाखिले के लिए 5 लाख रुपए वो चाहते हैं। 5 साल में प्रॉपर्टी के लिए भी 25 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं। बच्चे की जहां तक पढ़ाई का सवाल है तो 10 साल के लिए, जब वो 10 साल का होगा या 10 हायर एजुकेशन की तरफ जाएगा तो 20 लाख रुपए यहाँ आने चाहिए। शादी के लिए बच्चों की 20 लाख रुपए और चाहते हैं। वक्त होगा कुछ 15 साल और 25 साल बाद 25 लाख रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस ये रखना चाहते हैं। फिलहाल जो उनके मासिक खर्चे हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर पेट्रोल में खर्च हो रहा है, घर के कुल खर्चे हैं 10 से 15 हज़ार रुपए के, तो कुल मिला के ये 10-15 हज़ार रुपए खर्च करते हैं। 25,000 में से 5,000 रुपए की कुल बचत कर पाते हैं। अब यहाँ कुणाल के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। ICICI टॉप 100, HDFC टॉप 200, HDFC बैलेंस फंड रखा हुआ है, ICICI प्रू डायनेमिक भी इनके पास है। इसके अलावा और भी निवेश हैं, जैसे LIC की 2 मनी बैक पॉलिसीज इनके पास हैं। HDFC का ऑनलाइन टर्म प्लान भी इन्होंने ले रखा है। अपोलो म्यूनिक का हेल्थ प्लान भी इनके पास है। बजाज अलियांस की फ्लोटर पॉलिसी भी इन्होंने ले रखी है। अच्छा खासा निवेश इसके पास है। अब वो पूछना चाहते हैं कि कुछ और फंड से जहां निवेश करना चाहेंगे, लेकिन कैसे हैं? BSL इक्विटी, UTI अपॉर्चुनिटी, IDFC प्रीमियर, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, इन फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं। और साथ ही पूछना चाहते हैं कि गोल्ड ETF में पैसा लगाना कैसा रहेगा और क्या वो सीधे ऑनलाइन प्लान खरीद सकते हैं। अभी तक शायद एजेंट्स के थ्रू ही उन्होंने खरीदे, लेकिन आप पूछना चाहते हैं कि क्या वो सीधे ऑनलाइन प्लान खरीद सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक छोटे गांव से, जैसा उन्होंने अपनी ईमेल में भी हमें लिखा है, बिलोंग करते हैं, वहीं पर अपना काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारा निवेश यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। मैं कहूँगा कि शायद काफ़ी अच्छा चल रहा है। 25,000 की इनकम में काफ़ी कुछ निवेश कर लेते हैं, घर का खर्चा भी चला लेते हैं, 5,000 रुपया करीब करीब बचा भी लेते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा टर्म प्लान भी ले रखा है, फैमिली के लिए हेल्थ प्लान भी ले रखा है। दूसरा, आप कैसे देखते हैं आप इनके इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को, इनकी इस बचत के क्राइटेरिया को, और सबसे ऊपर सवाल की जो लक्ष्य इन्होंने बनाए हैं, बचा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या रियलिस्टिक हैं? एक बात तो कहना पड़ेगा कि कुणाल जी मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से अपने घर खर्च को चला रहे हैं और इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छी तरीके से कर रखा है। अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, फैमिली के लिए लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है। तो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस के मामले में बिल्कुल सही है भी ये। और जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो उनके गोल्स हैं, वहाँ पे एक थोड़ी मुझे अभी चैलेंज दिखाई दे रही है। उन्होंने हमें अपने मंथली सेविंग्स के बारे में बताया, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके पास में कितनी टोटल सेविंग्स अभी तक है ऑलरेडी। तो उस कारण से अगर हम देखें तो कुछ नंबर अभी सही हमें समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका बच्चे की पढ़ाई के लिए उनको पैसे चाहिए, घर के लिए 5 साल बाद पैसे चाहिए, वो काफ़ी बड़ी रकम है। तो वहीं पे उनको लगभग 40-1 हज़ार रुपये महीने की डालने होंगे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने कहीं और सेविंग्स कर रखे हैं या फिर वो कुछ लोन लेना चाहेंगे, तो उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट होगा। और जो बाकी जो उनके गोल्स हैं, जो कि हायर एजुकेशन हुई, बच्चे की शादी हुई और अपना रिटायरमेंट हुआ, उस गोल्स के लिए अभी उन्हें कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि रिटायरमेंट के लिए उन्हें सिर्फ 25 लाख रुपए चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी कम है। अगर मैं उस 25 लाख को वैल्यू करूँ तो मेरे ख्याल से आज के हिसाब से उन्हें कुछ 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेंगे आज से 25 साल बाद। तो मेरे ख्याल से उन्हें रिटायरमेंट कॉर्पस को वापस विजिट करना है, या फिर हो सकता है आज वो शुरुआत करें और धीरे धीरे उस रकम को बढ़ाने की कोशिश करें। अगर हम बात करें उनकी फंड्स की, तो जो उनके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, मेरे ख्याल से अच्छे फंड्स हैं। HDFC टॉप 200, ICICI टॉप 100, HDFC बैलेंस फंड और ICICI प्रू डायनेमिक में वो इन्वेस्टेड हैं और काफ़ी एक लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने भेजी है। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर वो 2-3 हज़ार रुपये और बढ़ाना चाहते हैं, 5-1 हज़ार रुपये तक और बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत सारे फंड्स ऐड नहीं करें। जो वो फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वही अच्छे फंड्स हैं। उसके अलावा वो बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में ऐड कर सकते हैं, ICICI बैलेंस एडवांटेज में ऐड कर सकते हैं, मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप और PPF
AS लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड में ऐड कर सकते हैं। लगभग यही सब बातें हैं। बाकी दो चीज़ें और जो उन्होंने हमें पूछी, एक तो गोल्ड ETF के बारे में और डायरेक्ट के बारे में हमें पूछा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो अभी इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है कैटेगरी, उस कैटेगरी में निवेश करने के लिए आप किसी एजेंट के द्वारा नहीं जा सकते हैं, आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से ही खरीदना होगा। उसके एडवांटेज हैं जो भी आपका जो आप एजेंट के थ्रू या एडवाइज़र के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं, वहाँ पे कुछ एक चार्ज रहता है। वो जो चार्ज है वो थोड़ा चार्ज आपका डायरेक्ट फंड में कम रहता है, बट वो एडवांटेज जो कॉस्ट बेनिफिट का जो एडवांटेज है उसमें कई चीज़ आपको नहीं मिलती है। अब यहाँ पे इन्होंने हमें सवाल पूछा है कि मैं पोर्टफोलियो के रिटर्न और मेरा टोटल वैल्यू वगैरह कहाँ देखूंगा। तो ये सारी सर्विस फिर आप ही को डेटा इकट्ठा करके ऑनलाइन करनी होगी। कुछ एक दो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ये डेटा ऐड करने देते हैं, बट वो फुल फ्लेजेड नहीं है। बट आप अपना पोर्टफोलियो मैनुअली या चाहें तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन या perfios.com में अपडेट कर सकते हैं। और बात रही गोल्ड ETF की, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि गोल्ड ETF की जगह डेट म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालें। मेरे ख्याल से वहाँ रिटर्न थोड़े बेहतर रहेंगे। गोल्ड में जो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 5 से 10% तक ही रखें पोर्टफोलियो का, उससे ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अपना नहीं बढ़ाएं। और अभी मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि डेट म्यूचुअल फंड में फोकस करें और गोल्ड में अभी निवेश नहीं करें तो चलेगा। चलिए, तो कुणाल साहब, उम्मीद करेंगे कि जितना कंप्रहेंसिव आपने यहाँ पर सवाल पूछा था, जिस विस्तार के साथ, हम आपको उसी विस्तार के साथ इसका जवाब देने में कामयाब रहे हैं। और अब जो आपने इतनी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी की हुई है, आपको उसे और आगे ले जाने में मदद मिलेगी। थोड़ा सा जैसा हमने कहा था कि लक्ष्य को थोड़ा आपको रियलिस्टिक बनाना होगा, क्योंकि अभी जो आपका इस समय इनकम का लेवल है उस हिसाब से थोड़े मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। और जैसा यहाँ पर दूसरा साहब ने कहा कि खासतौर पर आपका रिटायरमेंट कॉर्पस थोड़ा अनप्रैक्टिकल है, बहुत कम पैसा होगा। अगर आप देखें आज से 25 साल बाद कुल मिला के 25 लाख रुपए, उसको भी थोड़ा रियलिस्टिक आपको करना होगा। कमाई कैसे बढ़ेगी, ये कुछ तरीके आपको सोचने होंगे। लेकिन जो फिलहाल आपकी प्लानिंग है वो काफ़ी बेहतरीन, और इसमें थोड़े से चेंजेस लाने की यहाँ पर ज़रूरत है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। इसके बाद बात होगी हेल्थ कवर को कैसे बढ़ाएं, और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लें या फिर राइडर लेकर काम चल जाएगा। सारी चर्चा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। योर मनी में हम कर रहे हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे मेहमान उदय धूत साहब। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाएं। मुंबई से राज हमारे साथ है फोन लाइन पे। राज साहब, क्या सवाल है आपका? सर जी, मैं 36 ईयर का हूँ सर, और मेरी एक डॉटर, एक सन है 8 साल का, और लड़की जो है वो 5 साल की है। तो सर बेसिकली मैं 4000 MF में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ सर पर मंथ। ओके। एंड मेरी जो सालाना इनकम है सर 5 लाख है। एंड प्रेजेंटली मैंने एक SBI गोल्ड फंड ले रखा है, जिसमें कि मैं 1000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। तो सर मुझे एक्चुअली 15 साल में अराउंड 30 lakhs, and after 20 years around 40 lakhs have to my goal is to generate. तो कृपया आप बता सकते हैं सर कौन से फंड में इन्वेस्ट करूंगा और 4000 को, तो मुझे ये गोल मैं हासिल कर सकता हूँ। राइट। चलिए, तो आपने अपने बारे में बता दिया यहाँ पर, और आप क्या करें कि आप अपने लक्ष्यों पर पहुंचे, और साथ ही जो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग का मॉडल आपका यहाँ पर है, क्या वो सही है, क्या उसमें कोई कमी पेशी है? यहाँ पर ये सारी बातें आप हम धूत साहब से पूछेंगे। धूत साहब, कैसी जा रही है इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, और जो लक्ष्य इन्होंने रखे हैं क्या वो मौजूदा इनकी इस प्लानिंग से पूरे होते हैं या कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए? देखिए, जैसे कि हमने पहले दर्शक से बात की थी, सबसे पहले हम इंश्योरेंस की तरफ देखेंगे। इन्होंने ऑलरेडी एक टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है 50 लाख तक का, जो लगभग इनके 10 साल की इनकी कमाई के हिसाब से आज के डेट में कवर करता है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे वो अच्छी तरीके से कवर्ड है। इनको अपनी कंपनी से एक हेल्थ इंश्योरेंस भी अवेलेबल है। मैं इन्हें सजेस्ट करूँगा कि दो चीज़ वो उस पर ऐड करें। एक वो एक सुपर टॉपअप जैसी पॉलिसी लें, जिससे क्या होता है कि एक तो क्या है, कंपनी आपको एक लिमिटेड हेल्थ कवर देती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो खर्चे हैं वो उतने तक ही सीमित रहें, तो उस कारण से अगर आप एक सुपर टॉपअप पॉलिसी लें, आपको एक इंक्रीज कवर वहाँ मिल जाता है।
दूसरी एक चीज़ जो बहुत लोग जो नौकरी करते हैं वो ध्यान पे नहीं रखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके पास में इंश्योरेंस है, कल को आपने अगर जॉब छोड़ दी कोई कारण से या फिर आप रिटायर हो गए, उस समय आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी नहीं मिलेगी एक बहुत बड़ी डाउट होती है। तो ये जो सुपर टॉपअप पॉलिसी है अगर आप कंटिन्यू रखें रेगुलरली, फिर आप अपने रिटायरमेंट में या जब भी आप अपनी नौकरी छोड़ें आप इसको एक रेगुलर पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि कभी भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी तरह की गैप नहीं आएगी। एक तीसरी चीज़ इंश्योरेंस साइड में जो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लें। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी एक हेल्थ पॉलिसी से काफ़ी अलग होती है। क्रिटिकल इलनेस में ज़्यादातर आप क्या होती है, बहुत ही स्पेसिफिक इलनेसेस कवर्ड होती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको नॉर्मली जो भी आपका अस्पताल का खर्चा है वो कवर होता है, बट समझ लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाए, आप 6 महीने तक काम पर नहीं है, तो जो आपकी एक जो कमाई है वो कमाई भी तो रुक जाती है। तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी वैसे टाइम पे आपको एक एडिशनल सम एश्योर्ड प्रोवाइड करके आपको हेल्प कर सकता है। अब रही बात इनकी गोल्स की और इनकी जो सेविंग्स की है, इन्हें लगभग इनके 2 इम्पॉर्टेंट गोल हैं, बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की एजुकेशन, जो लगभग 30 लाख और 40 लाख इन्होंने कहा है कि 15 साल और 20 साल बाद इन्हें चाहिए। अगर मैं समझूं कि 12 से 15% तक के इनके रिटर्न हो तो इनकी कम लगभग 10-1 हज़ार रुपये तक की सेविंग्स होंगी, और अभी ये सिर्फ 4,000 से 5,000 रुपये तक ही सेव कर पा सकते हैं। तो इन्हें सजेस्ट करूंगा कि ये इक्विटी की तरफ में भी ज़्यादा रुझाव ध्यान दें, क्योंकि इनके पास में एक समय भी है, और हमने जैसा देखा है कि अगर आप इक्विटी में लॉन्गर टर्म में इन्वेस्ट करें तो आपके रिटर्न्स क्या है, थोड़े बेहतर हो सकते हैं। और रही बात ये जो इन्होंने गोल्स बताए हैं, ये गोल्स ऐसे गोल्स हैं जो कि कोई भी हालत में मीट होने हैं। जैसे मैंने पहले भी एक दर्शक से कहा, आपके बच्चों की पढ़ाई के जो गोल है वहाँ पे आपको सेविंग्स की भी ज़रूरत है और आपको इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है। तो इन्हें सजेस्ट करूँगा कि इन गोल्स के लिए स्पेसिफिकली अपना इंश्योरेंस कवर और बढ़ाएं। जितना अभी अगर ये 25 लाख या 50 लाख जो भी ले सकते हैं उतना एक टर्म इंश्योरेंस एडिशनली इस टर्म के लिए लें, और जैसे हो सके धीरे धीरे अपनी सेविंग्स को भी बढ़ाने की कोशिश करें, और अभी इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटीज़ में रखें। राइट तो ये इनके लिए सलाह हुई। इसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी का कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो कुछ यहाँ सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस पॉलिसी में जाएं, किस तरह से देखें, कैसे जज करें? देखिए, जो सुपर टॉपअप पॉलिसी मैंने बताई और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी मैंने बताई, कई कंपनीज क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी स्टैंड अलोन कवर देती हैं, जैसे अपोलो म्यूनिक हुआ और अवीवा लाइफ हुआ, तो वो आप वहाँ से क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस ले सकते हैं। और सुपर टॉपअप पॉलिसी भी कई कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, जहाँ तक मेरी समझ है अपोलो म्यूनिक भी सुपर टॉपअप पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है, और 1-2 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है जो सुपर टॉपअप पॉलिसी अभी प्रोवाइड कर रही हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को देखें और अपने जो भी उनकी जो सेविंग्स हैं उसके हिसाब से जो भी वो खर्च कर सकते हैं उसके हिसाब से वो सही पॉलिसी का इस्तेमाल करें। राइट तो राज साहब, उम्मीद करेंगे कि हमारी इस सुझाव, इस सलाह के बाद अब आप अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, अपने लक्ष्यों की तरफ और तेज़ी से और सुविधा के साथ बढ़ पाएंगे, और उम्मीद ये भी होगी कि आप अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करें। उदय धूत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो युवा मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और सवाल, करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, बताएंगे आपको कुछ और राज कि कैसे आप अपने पैसे को और बचा और बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।